बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट। इसमें आप तीनों पार्ट पढ़ेंगे हमसे। पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायो और तीसरा फिजिक्स पार्ट। केमिस्ट्री में हम सब जानते हैं कि हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक एक करके हम केमिस्ट्री का पार्ट, फिर बायो एक एक पार्ट लेके लेसन 1, लेसन 6, लेसन 10 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे हम इस तरह से एनसीईआरटी साइंस में। तो सबसे पहले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें पहला टर्म हमको दिखाई दे रहा है केमिकल। व्हाट इज केमिकल? यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री। क्लास 9th में हमने बहुत सारे टर्म्स सुने, जिनमें एक नाम आया एलिमेंट, फिर हमने सुना कंपाउंड, फिर मिक्सचर। मिक्सचर में भी हमने 2 पार्ट सुने, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। सो बेसिकली केमिकल्स में क्या आते हैं? ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसे तैयार होता है? इन्हीं एलिमेंट्स को एलिमेंट्स में मिक्स करो किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में। एलिमेंट्स को कंपाउंड के साथ मिक्स करो, कंपाउंड्स को कंपाउंड्स के साथ मिक्स करो, तो आपको मिलते हैं मिक्सचर। तो स्टार्ट करें एलिमेंट से। एलिमेंट क्या होते हैं? एक ऐसा प्योर सबस्टेंस, यानी ये दोनों आपको किस में मिलते हैं? प्योर सबस्टेंस में। प्योर सबस्टेंस क्या? जो एक ही तरीके के मैटर से बने हो, यानी एक ही टाइप के पार्टिकल्स जब मुझे दिखें, यानी एक ऐसा मैटर जिसमें मुझे सारे पार्टिकल कैसे दिख रहे हैं? एक जैसे, तो ये प्योर सबस्टेंस है। अब इनमें एटम्स बस हो, मिक्सचर ना दिखे एटम्स का। यानी कहने का मतलब, अगर मैंने आयरन की रॉड ली, एक नेल ली, अब इसे एलिमेंट में कहूं कि कंपाउंड, तो इसके अंदर जब मैं ऑब्जर्वेशन में डालूं तो सारे के सारे जो एटम मुझे दिख रहे हैं वो एक जैसे, सारे एटम एक जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, एक जैसे साइज शेप के हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन सारे एटम्स का सिमिलर होना, एक ही जैसे एटम्स का कलेक्शन हो जाना, एलिमेंट कहलाता है। सो एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस which is a combination or a group of similar kind of atoms। एक ही जैसे एटम जब कलेक्शन में आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उस कलेक्शन का नाम क्या है? एलिमेंट। तो आपने कई एग्जांपल सुने। इस साल आप पूरी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जहां आपको ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें आपको कुछ को याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ट्रिक्स मिलेंगे आपको जिससे वो जल्दी याद हो जाए। अभी फिलहाल बेसिकली रट्टा नहीं मारना है हमें, धीरे धीरे जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे उन्हें हम पढ़ते जाएंगे। तो एलिमेंट में जैसे एक एग्जांपल आपके सामने आयरन आया, तो सिंबल्स पे फोकस करिए, नाम पे फोकस करिए। ज्यादातर आपको पूरे एक चैप्टर में सिंबल्स का ही काम आएगा। तो आयरन हो गया। दूसरा एग्जांपल आपने सोडियम सुना, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। यानी ये ऐसे प्योर सबस्टेंस हैं जिनमें कलेक्शन है एक ही जैसे एटम्स का, एलिमेंट। दूसरा हम सुन रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड आप सभी ने सुना है वाटर। वाटर को मैं एक कंपाउंड कहता हूं। कैसे? एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। आप सबको मैंने 6th क्लास में नहीं पढ़ाया, कुछ को पढ़ाया है। तो अगर आप समझें इस बात को कि किसी भी टीचर ने आपको बताया या आपके पेरेंट्स ने बताया कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, तो आप सब तक क्या पहुंचा है? नियर फ्यूचर, बहुत आगे कभी भी वाटर का फार्मूला क्या रहेगा? H2O ही। क्या इस कंपोजिशन का बदलाव हो रहा है समय के साथ? नहीं, ये फिक्स्ड है। तो जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड। या सिंपल और समझना हो, जिनके आपको फार्मूले पता है या याद करने होते हैं, जिन्हें लैब में बनाना होता है, फार्मूले जिनके फिक्स्ड हों,
समझ लीजिए वो कंपाउंड है। अकेला लिखा हुआ कोई भी आपको दिख रहा है सिंबल, मतलब वो एलिमेंट है, यानी पहचान के लिए। ये सारे सिंगल लिखे हुए हैं, यानी ये क्या है, एलिमेंट। एक साथ दो एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, यहाँ हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ये ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। और ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जहां कुछ नहीं लिखा है उसको एज्यूम किया जाता है कि 1 है। ये प्रपोर्शन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है वो कितना है, 2:1। तो ये जो नंबर्स हैं उनके प्रपोर्शन को बताते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये सिंबल हुआ, और ये एक पूरा उसका फिक्स्ड फार्मूला है। तो जब किसी भी जगह आप ऐसा देखें कि आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं, मानिए कि वो क्या है, कंपाउंड। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे जैसे ही पढ़ेंगे आप चैप्टर में आपको कई बार ये देखने को मिलेगा। ये है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ प्रोपोर्शन आपको क्या दिख रहा है इन दोनों के बीच में, 1:2। तो इस साल फार्मूलों में कोई गलती नहीं, केमिकल इक्वेशन में कोई गलती नहीं। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को करना, फिर उन्हें समझ के उनके ऑब्जर्वेशन लिखना, उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन अराइज हों उन सब को केमिकल इक्वेशन के थ्रू डील करना, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो शुरुआत हम सबसे पहले किससे कर रहे हैं कि पहले हम ये जान लें कि केमिकल्स में आते क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज हमने आपसे कहा कि प्योर सबस्टेंस आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। उसके अलावा मिक्सचर भी आते हैं जो दो तरीके के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एग्जाम्पल समझे हम कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट एक प्योर सबस्टेंस होता है जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, एग्जाम्पल ये है। और जब कंपाउंड की बात होती है, तो कंपाउंड when 2 or more elements combine together in a fixed ratio और it has a formula, तो आपको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन मिलेगा, एक फिक्स्ड फार्मूला मिलेगा, वो क्या होगा, कंपाउंड। मिक्सचर, आपने शुगर ली, शुगर यानी जिसका फार्मूला है C12H22O11, आप देख रहे हो कि फिक्स्ड फार्मूला है, यानी शुगर भी किस में आएगा, कंपाउंड में। यहां आपको एक फार्मूला दिखे तो समझ लीजिए कि वो क्या है, कंपाउंड। अब मैंने कहा ये दोनों कंपाउंड दिख रहे हैं आपको। आप सभी जानते हो कि शुगर को अगर वाटर में डाला जाए तो यहाँ पे आप दो कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो, तो इन कंपाउंड के मिक्स होते ही आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मैटर इन विच 2 or more elements compound are mixed in any proportion। अब अगर किसी भी प्रोपोर्शन में उन्हें मिक्स कर रहे हैं आप, मिक्स करने के बाद अगर ऐसा में है बता दे तो बंद कह दे। तो आप सभी ने शुगर का जो फार्मूला सुना है C12H22O11, शुगर, जैसे इसमें भी एक फार्मूला है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, कंपाउंड के। अब एक कंपाउंड ये हो गया शुगर और दूसरा कंपाउंड क्या हो गया, वाटर। जब इन्हें आप मिक्स कर रहे हो किसी भी प्रोपोर्शन में, स्वादानुसार, थोड़ी शक्कर हमको मिलानी है शरबत बनाने के लिए या ज्यादा बनानी है, जिसके जैसे चॉइस है, तो आप इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या पा रहे हो, मिक्सचर। तो मिक्सचर में आप क्या पाते हो, इस मिक्सचर में चाहे वो होमोजीनस हो चाहे हेट्रोजीनस, किसी भी एलिमेंट को उठाया कंपाउंड में डाल दिया, किसी भी प्रोपोर्शन में, कंपाउंड को उठाया एलिमेंट में डाला, कंपाउंड को ही कंपाउंड में डाल दिया, तो क्या तैयार होता है, मिक्सचर। अब ये होमोजीनस होगा कि हेट्रोजीनस, ये डिपेंड करेगा मिक्सिंग एबिलिटी पे कि यूनिफॉर्मिटी मिल दिख रही है, दोनों मैटर एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होने के बाद मिक्स होते हैं, तो प्रॉपर मैनर में मिक्स हो रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं मिक्स हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप समझिए, मैंने कहा ये वाटर है जो लेयर्स में डिवाइड। अब मैंने सबसे फर्स्ट लेयर की बात की, इसमें जैसे ही शुगर मिक्स किया तो शुगर के 3 पार्टिकल्स या 3 मॉलिक्यूल्स यहां टॉप लेयर में है। मिड लेयर को ऑब्जर्व करूं वहां भी 3 मॉलिक्यूल्स है, लास्ट लेयर को भी अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसमें भी कितने हैं, 3। यानी हर एक लेयर में
कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये कैसा मिक्सचर तैयार हो रहा है, यूनिफॉर्म। तो होमोजेनस मिक्सचर में आप एक मैटर को जब दूसरे में मिक्स करो तो यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, थ्रू आउट वो एक जैसा दिखे, तो इसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब यहीं पे हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करूं तो यहां पे मैंने माना कि 3 मॉलिक्यूल्स है, अगले वाले में 2, तो अगले वाले में 4, अगले वाले में 5, फिर 3, फिर 6। तो ऐसे अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको दो मैटर को मिक्स करने पे, ऐसा मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर मींस एक मैटर दूसरे मैटर पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी हर लेयर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। और अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, इसका मींस वो होमोजेनस है। अच्छे से एग्जांपल याद रखना हो कि होमोजेनस में आते हैं दुनिया भर के जितने भी सोल्यूशन आप देखेंगे वो सब किस में आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर में। और हेट्रोजेनस में कौन आता है, कोलाइड आपने सुना है, सस्पेंशन, सस्पेंशन आप सबने देखा भी है, कोलाइड भी देखा है। एक एग्जांपल देता हूं जैसे याद आ जाएगा, जैसे शुगर को, सॉल्ट को वाटर में आप ऐड करते हो, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, पहला सिप लीजिए या लास्ट सिप लीजिए एक जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। हाँ ये है कि घुल जाना चाहिए पूरा, लास्ट में बचना नहीं चाहिए, खाया बहुत स्वादिष्ट लास्ट वाला ना, पूरा आप मिक्स करिए उसे, बढ़िया स्टीयर करिए, तो आप देखेंगे चाहे पहला सिप लीजिए और चाहे लास्ट सिप लीजिए एक जैसा टेस्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर यानी सोल्यूशन। कोलाइड में आपने बेहतर एग्जांपल मिल्क, क्लाउड हो गए, जितनी भी क्रीम्स आप अप्लाई करते हैं स्किन पे या नॉन मेडिकेटेड मेडिकेटेड क्रीम जितनी भी आती हैं सब कोलाइड में आती हैं। सस्पेंशन, हर बार घरों में ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें लिखा होता है रेड लेबल, शेक वेल बिफोर यूज, और फिर उन्हें आप शेक करते हो उसके बाद इनहेल करते हो या इंजेस्ट करते हो। ये कौन सी मेडिसिन है, सस्पेंशन। या आप सीधे मड लीजिए और उसे वाटर में डालिए, कुछ देर तक वो उसमें दिखता है, फिर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो जिसमें पार्टिकल्स बड़े हों, सेटल डाउन हो जाए, कुछ देर बाद अनस्टेबल हों, तो वो किस में आते हैं, सस्पेंशन। इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपने क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा। अब अगर मैं पूरे बोर्ड की बात करूं, अभी तक जो हमने समझा, हम समझ रहे थे व्हाट आर केमिकल, सो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ये सारे किस में आते हैं, हमारे केमिकल्स में। अब इन केमिकल्स के आपस में इंटरेक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इंटरेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, यानी चेंज आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल। एग्जांपल समझते हैं फिजिकल चेंज क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम जो करने वाले हैं उससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि चेंज हमारे आसपास, या क्लास 7th में हमने पढ़ा था चेंज दो तरीके के थे, एक फिजिकल था और एक केमिकल था। क्या था फिजिकल चेंज, ये आप सभी को चौक दिख रही है, अगर मैं इसे तोड़ देता हूं तो आपको दिखाई दे रहा हो चेंज आ चुका है, इसकी साइज छोटी हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, इसका कंपोजिशन अंदर का, इसका लिखने की टेंडेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई, यानी इसकी आइडेंटिटी वही है जो पहले थी। चेंज के पहले भी ये चौक था, चेंज के बाद भी अभी ये चौक है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, तोड़ देने के बाद भी अभी इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो साइज में, शेप में चेंज आ रहा है, ये कहलाता है फिजिकल चेंज। तो जब किसी मैटर का अंदर का कंपोजिशन, यानी जिन जिन एलिमेंट्स, कंपाउंड से वो बना है, उनमें कोई अंतर ना आए, कोई प्रॉपर्टीज में चेंज ना आए, वो फिजिकल चेंज। वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज? आपको बहुत अच्छा एग्जांपल याद है कि मिल्क और कर्ड, जब तक वो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टीज, उसका टेस्ट, उसकी आइडेंटिटी अलग दिखती है। कर्ड बनते से ही आप देख रहे हो कि उसमें बड़ा चेंज आ जाता है, उसका जो एक वर्ड अब आ रहा है एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, यानी खट्टापन आ जाता है। या पे आगे आप चैप्टर से सेकंड में आप पढ़ेंगे अच्छे से पीएच क्या होता है, फिर और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक चेंज की बात करें कि हम मिल्क को देख रहे हैं और कर्ड को देख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर दिख रहा है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज होते हुए देख रहे हैं कि मिल्क किस में चेंज हो जा रहा है, कर्ड में। रिवर्स नहीं कर पा रहे हम,
कि कर्ड से फिर बना ले मिल्क। तो जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें मैटर की या सबस्टेंस की आइडेंटिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका कंपोजिशन बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल भी आप सबने देखा है, रस्ट। आप एक आयरन नेल नहीं ला रहे हैं, बढ़िया एक्सपोज कर दिया मॉइस्चर में और एयर में, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। अगर उस रेडिश ब्राउन लेयर को आप इरोड करके निकाल के, खुरच के निकाल लें और आयरन को देखें, आपको अंतर समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग है। एक आपको ग्रेस कलर की या डार्क कलर की दिख रही है, ब्लैकिश दिख रही है, और ये आपको रेडिश ब्राउन दिख रहा है। इसके अंदर कंपोजिशन जब ऑब्जर्वेशन में आएगा, जब आप धीरे धीरे फार्मूले जानने लगेंगे, तो ये फेरिक ऑक्साइड हो चुका है, यानी ये कंपाउंड हो चुका है जो पहले एलिमेंट था। यहां पे आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी बदल रही है, कैरेक्टरिस्टिक बदल रही है, प्रॉपर्टीज बदल जा रही है, तो इन्हें कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शंस वर्ड क्या है? व्हेन देयर इज अ केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज बिना केमिकल रिएक्शन के हो ही नहीं सकता। यानी आपके आसपास कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी यही केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को और डिटेल में समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, जब दो एटम्स आपस में एक्सचेंज करें इलेक्ट्रॉन्स, दो कंपाउंड आपस में एक्सचेंज करें एटम्स, ये जो इंटरेक्शन है जिसके कारण सेटिस्फैक्शन आए, नए आपको सबस्टेंस मिलने लगे, तो एक केमिकल चेंज में हमेशा जो बनने वाला होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं, माना कि ए कोई मैटर है, वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जो इंटरेक्ट कर रहा है बी से, और वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं सी और डी में। तो जो ये सी और डी है वो पूरी तरह से अलग होंगे किससे? ए और बी से। केमिकली इनका आइडेंटिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट होगी ए और बी से। तो जो इंटरेक्टिंग पार्ट है, यानी आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो ईल्ड हो रहा है आफ्टर द चेंज या आफ्टर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, उन्हें हमने नाम दिया है प्रोडक्ट। हमने आपसे कहा कि जरूरी है याद रखना कि रिएक्टेंट से पूरी तरह से केमिकली आइडेंटिफिकेशन में, प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे कौन? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या होंगे? अलग प्रॉपर्टीज में। ये चेंज ही क्या कहलाता है? केमिकल चेंज, या इसी को नाम दिया गया है केमिकल रिएक्शन। तो आप सोच रहे होंगे ये एरो क्या है? ये एरो हेड सेपरेट करता है रिएक्टेंट को किससे? प्रोडक्ट से। ये प्लस जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सेपरेट करता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को। ये जो आपने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, इसी का नाम है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को और डिटेल में चलेंगे, फिलहाल हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ रहे हैं। केमिकल चेंज जब होता है तो हमको कई ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि दो केमिकल्स को अगर हमने मिक्स किया, यानी एलिमेंट्स को मिक्स किया, कंपाउंड्स को मिक्स किया, या कंपाउंड्स को मिक्स किया, कंपाउंड एलिमेंट्स को मिक्स किया, मिक्सचर को एक दूसरे में ऐड किया, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इवोल्यूशन होगा किसी न किसी गैस का, कलर चेंज आ जाएगा, देखते ही देखते टेम्परेचर बढ़ या घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जब होने लगे तो ये सस्पेक्ट होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। यानी ये सर्टेन ऑब्जर्वेशन है जो हमारी एनसीईआरटी में भी हैं, तो आप उन्हें देखेंगे कि करके एग्जांपल्स में। जैसे अगर आपने बात समझिएगा अच्छे से, एक्टिविटी से एग्जांपल देता हूं। आप सबने लाइम देखा है, चूना। चूने को पानी में डालते हैं हम, चूना एक फिक्स फार्मूले वाला कंपाउंड है। वाटर आप सबने जाना है एक फिक्स फार्मूले वाला कंपाउंड है। दो कंपाउंड्स को आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स करते ही नई चीज बनी लाइम वाटर, और आप देखेंगे पूरा पॉट, हाथ में डालिएगा, बाहर से आप पॉट को आप टच करेंगे तो पूरा गर्म रहेगा। तो हमने देखा हीट बनी, और जो नया सबस्टेंस बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज अलग है। इसे हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करेंगे, व्हाइट फिनिश पाएंगे अपनी वॉल्स पे।
तो यानी आप ये देख रहे हो कि ये पूरी तरह से इन दोनों से क्या है, अलग। जैसे पानी है तो अपन पी ले, लेकिन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी कैसे पिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, बदलाव। और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस दुनिया में जानी जाती है बम बनाने में, बहुत अच्छा फ्यूल है, रॉकेट्स में यूज होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं या आपके सैटेलाइट जाते हैं। इतना ज्यादा कंबस्टिबल सब्सटेंस है कौन, हाइड्रोजन। ये जैसे किसकी प्रेजेंस पाता है, ऑक्सीजन की, ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में। यहां बात समझिएगा अच्छे से, केमिकल चेंज कैसे आता है। हाइड्रोजन बर्न हो रही है, उसकी बर्निंग में हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, यानी ये रिएक्टेंट्स है। जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं तो एक ऐसा नया सबस्टेंस बनता है जो पूरी तरह से इन दोनों से अलग है। ये जल रहा है, ये जलाने में मदद कर रहा है और ये बुझा देता है। यानी आप देखें कि पूरा ड्रास्टिक चेंज, पूरी तरह से प्रॉपर्टीज में बदलाव हो चुका है। हाइड्रोजन एक ऐसा सबस्टेंस जो बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन द गैस विच इज हेल्पिंग इन बर्निंग, यानी जलने से ही रिलेटेड है दोनों, यहाँ बुझाने का काम कर रहा है कौन, नया सबस्टेंस। तो बनने वाला केमिकल चेंज के बाद प्रोडक्ट पूरी तरह से डिफरेंट होता है किनसे, रिएक्टेंट से। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन। सबने कोक, कार्बन, कोयला देखा है, वुड देखा है, तो ये कार्बन। अब इस कार्बन को अगर फिर आप बंद करो तो कार्बन बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है बर्निंग में, और आप देख रहे हैं जो बनने वाला प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बुझा देता है। सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम कौन सी गैस देख रहे होते हैं या किससे बुझाते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबस्टेंस के चारों तरफ ब्लैंकेट बना देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है, यानी इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से इनसे अलग है। ये जल रहा है, ये जला रहा है और ये बुझा देता है। तो प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिक चेंज आ जाए, पूरी तरह से बदल जाए, नए सबस्टेंस बने, उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ये आप कैसे जान पाएंगे, तो सर्टेन ऑब्जर्वेशन है, कलर में चेंज हो जाना, गैस का इवोल्यूशन होना, टेम्परेचर का चेंज हो जाना, तो ये सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिन्हें देख के आप समझोगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने दो पार्ट समझे कि व्हाट आर केमिकल्स, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ये जो आसपास हमारे दिख रहे हैं यही केमिकल है। घर में यूज होने वाला NaCl, हम जो नमक खा रहे हैं, वो भी एक केमिकल है, क्योंकि उसका फिक्स्ड फार्मूला, वो कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज जो घरों में आता है कई बार, एनर्जी पाउडर, वो भी एक कंपाउंड है, जैसे उसका भी एक फिक्स्ड फार्मूला है। तो जहां भी आप फिक्स्ड फार्मूला समझ लें, एलिमेंट्स के कंपोजिशन फिक्स्ड पाए, तो जान लीजिए कि ये क्या है, कंपाउंड है। तो इन कंपाउंड्स, इन एलिमेंट्स और इन मिक्सचर्स को हम किसके अंदर पढ़ते हैं या जानते हैं, केमिकल्स के। केमिकल रिएक्शन क्या है, इन्हीं के इंटरेक्शन, ऐसे इंटरेक्शन कि आपस में इंटरेक्ट करने के बाद एक नया सबस्टेंस ही बना दे, जिसकी प्रॉपर्टी अर्लियर वालों से डिफरेंट हो। तो जो अर्लियर इंटरैक्टिंग पार्ट है उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो यील्डिंग पार्ट है या चेंज के बाद जो बन रहे हैं नए सबस्टेंस जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है पहले वालों से, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अब इक्वेशंस की बात करें, केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर रहे होते हो जब लैब में, तो वो ऑब्जर्वेशन वर्ड्स में लिखना, सारा स्टेप्स लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। जितनी भी एक्टिविटी लिखी होंगी आपके पास, पैराग्राफ्स लेती हैं, उसके बाद फिर उनको वर्ड्स में लिखना, मैग्नीशियम बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो वर्ड्स में लिखना होता है वो हैवी पार्ट भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर बढ़ जाता है। अगर ऐसा कहें कि पेपर वैसे भी पहले से ही कम है और पेपर कवर कर रहा है, तो यहां पे आपको समय अगर बचाना हो तो एक केमिस्ट यानी केमिस्ट्री जानने वाला क्या करता है, उन्हें इक्वेशंस के फॉर्म में लिखता है। इक्वेशन क्या है, एक शॉर्ट हैंड है। जैसे कभी आप सुनेंगे कि रिपोर्टर्स जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं या कोई भी घटना देखने जाते हैं, तो वहां पे वो शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं, यानी वो छोटी सी डायरी में इतनी चीजें लिख देते हैं जो बड़े बड़े पैराग्राफ आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यानी वो शॉर्ट हैंड लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है
ऑक्सीजन के साथ और एक नया सबस्टेंस बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कितना स्पेस और कितने वर्ड्स इस पूरे केमिकल चेन को समझाने में लग रहा है। इसे अगर शॉर्ट हैंड में केमिस्ट लिखेगा तो कैसे, मैग्नीशियम का सिंबल यूज करेगा, ऑक्सीजन का सिंबल यूज करेगा और बनने वाले प्रोडक्ट का सिंबल यूज करेगा। इतने में वो भी समझ जाएगा और आप समझ जाएंगे अगर आप केमिस्ट्री को समझ रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका ये न्यू सबस्टेंस ही है क्योंकि हमें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। यानी इतने में इतनी बड़ी बात कह दी गई। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के सिंबल्स यूज करते हो, रिएक्टेंट्स को सेपरेट करते हो प्लस से, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो एरो से। तो ये सारा एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? A symbolic representation of a chemical reaction which includes symbols of various elements, compounds, their states। अच्छा, ये जो छोटे छोटे लिख रहा है ये कहीं आप बाद में ना समझ पाए तो अभी से बता दूं मैं। जहां भी आपको इक्वेशंस में ऐसे लिखे मिले, स्मॉल एस लिखा हुआ मिले यानी ये सॉलिड स्टेट है, जहां आपको स्मॉल जी मिले यानी ये गैसियस स्टेट है, जहां आपको स्मॉल एल मिलेगा पूरे चैप्टर में ये लिक्विड स्टेट में है, और जहां आपको ए क्यू लिखा हुआ मिले इट मीन्स कि ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन मीन्स ये वाटर में है। वो सबस्टेंस जिसके बगल में आपको छोटा सा सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है ए क्यू डॉट, इट मीन्स कि ये सोल्यूशन है किसमें, वाटर में घोला गया है यानी एक्वस। AQ, ठीक है, एब्रीविएशन है किसका, एक्वस का। एक्वस मीन्स कि वो सबस्टेंस किसमें डिसॉल्व है, वाटर में। जैसे लिखा हुआ है BaCl2 एक्वस, इट मीन्स कि ये आपने प्योर सबस्टेंस लिया बेरियम क्लोराइड और उसे किसमें डिसॉल्व कर लिया है, वाटर में। होमोजेनस मिक्सचर बना लिया है, क्योंकि सारे सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजेनस। तो ये सारे सिंबल्स आपको समझने हैं, याद रखने हैं, चैप्टर में आगे काम आएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? A chemical equation is a symbolic representation of various interacting reactants by their symbols, which can be separated by plus sign, and reactants are separated with product by arrowhead in an equation form which minimize our labor। तो ये आपका इक्वेशन है, यानी केमिकल सिंपल केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, प्लस से सेपरेट कर देना रिएक्टेंट्स को, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो प्लस से सेपरेट कर देना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर देना एरो से, उनकी स्टेट्स को मेंशन कर देना छोटे से पार्ट में, यानी कम समय में कम जगह में आपने पूरे केमिकल चेन को समझा दिया। तो इस चैप्टर में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इन्हीं इक्वेशंस को डील करना है, जिन्हें समझना है कि यहाँ पे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये एक नया सबस्टेंस बन रहा है, ऐसे इक्वेशंस के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चैप्टर में आपको मिलेगा बैलेंसिंग। तो पहले एक वर्ड आएगा, केमिकल इक्वेशन समझ में आई, केमिकल इक्वेशन। फिर से एक बार कि बड़ी बड़ी रिएक्शंस को आप, है ना, कम जगह पे कम स्पेस पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, जिसे देखते से समझ में आ जाए कि कौन किससे इंटरेक्ट कर रहा है और कौन कौन से नए सबस्टेंस बन रहे हैं। तो कम जगह पे और कम स्पेस पे, ठीक है, कम समय में कम स्पेस में आपको पूरा केमिकल चेन समझ में आ जाए, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और भी एग्जांपल लेना हो तो जैसे अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन में और वो क्या बनाता है, वाटर। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो ये पूरी फ्रेज को या केमिकल चेन को आपने शॉर्ट में बता दिया एक इक्वेशन के फॉर्म में।
इसे नाम दिया गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो हमने 9th में पढ़ा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ केमिकल चेंज। क्या समझिएगा, यहां जो टोटल मास लूंगा मैं हाइड्रोजन का, जितना मास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनने वाला वाटर इन टोटल दोनों के मास के सम के बराबर ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ नया मास ऐड हो जाए। जैसे थोड़ा सा ऐसा ना समझ में आया तो दूसरे तरीके से लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और यहां बन जाए HCl। ये कैसे पॉसिबल है? ये नया सबस्टेंस जो बना है, यहां वो एलिमेंट ही नहीं दिख रहा हमें। तो यहां समझिए कि जितना मास जो एटम्स के साथ कंपोजाइट हो रहा है, तो यील्ड में भी वही दिखेगा आपको। यानी इनका सम अगर आपको दिख रहा है 10 ग्राम, तो ये बनने वाला प्रोडक्ट वही होगा जिन एलिमेंट से ये बना है, और इसका भी टोटल मास कितना होगा? 10 ग्राम। ये क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर इक्वेशन अनबैलेंस रहेगी तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे एटम देखूं मैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 एटम्स। ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम दिख रहा है। तो जहां एक एटम का, पिछले साल आपने एटॉमिक वेट समझा था, एटॉमिक मास याद किया था, तो अगर उस हिसाब से समझे अगर कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो अनबैलेंस है। कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 32 ग्राम। अगर आप ऐड करें इनका तो सम आ रहा है 34 ग्राम। 34 ग्राम। और इधर अगर देखें 1 इंटू 2 प्लस 16, यहां पे आपको मिल रहा है 18 ग्राम। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं प्रूव कर रहा है, ना ओबे कर रहा है। तो ऐसे केस में ये इक्वेशन सही नहीं मानी जाएगी। इसे हम केवल केमिकल इक्वेशन के बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट तो कर रही है, लेकिन सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है।